हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आयनिक सॉल्यूशंस में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ दिया था। आज हमें उसके आगे का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। क्लियर? कोई भी मान लो हमारा आयन का सॉल्यूशन हमने बनाया है और उस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना है, दैट इज कप्पा फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए कुछ बच्चों आज एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का कप्पा कैसे फाइंड किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ conductivity of ionic solution, that is kappa। बच्चों किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के लिए कप्पा फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले उस सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। रेजिस्टेंस फाइंड करने की एक ट्रिक है, ठीक है। तो पहले हम उसको रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं आर से, फिर हम रो फाइंड करते हैं और रो के बाद फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं? कप्पा, बिकॉज वी नो कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कप्पा, ठीक है। या कप्पा का रेसिप्रोकल रो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? आर से फिर रो और रो से फिर कप्पा। क्लियर? तो इस बात को यहाँ पे हम नोट भी करेंगे, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ कप्पा, फर्स्टली we should measure the resistance of ionic solution। Okay students, for measurement of kappa, firstly we should measure the resistance of ionic solution। उस आयनिक सॉल्यूशन का हम लोग रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम एक आयनिक सॉल्यूशन बना देते हैं जो किसी भी कंडक्टिविटी सेल में, और उसके आगे की प्रोसेस हम लोग वन बाय वन बच्चों देख रहे हैं। एक सबसे पहले बच्चों हम लोग कंडक्टिविटी सेल बना रहे हैं। कंडक्टिविटी सेल जो है ये ऐसे स्टूडेंट को एक डायग्राम बनाएंगे, और इसमें से हमें प्लेटिनम वायर और ये बच्चों है कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल में हम वो सॉल्यूशन फिल कर लेंगे जिस सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड करना है? कप्पा फाइंड करना है। इट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये चलिए पायरेक्स ग्लास का बना होता है, पायरेक्स ग्लास का बना हुआ वेसल है। इसका बना हुआ पायरेक्स ग्लास का, ठीक है बच्चों। ये जो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ये भी बच्चों है प्लेटिनम
इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। और बच्चों इस सेल के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ नोट कर देते हैं। सबसे पहली बात, इस सेल हमारा, इस सेल का नाम है कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, दिस सेल इज नोन एज कंडक्टिविटी सेल। तो इस सेल में हमने बच्चों ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन है। और इस सेल का, इस सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली कप्पा फाइंड करना है, ठीक है। बच्चों ये जो वायर है, दो वायर अलग अलग, इनको हम आगे रेजिस्टेंस में करेक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये सेल आपको समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत? चलो आगे हम लोग देखते हैं। ये जो दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल l सेंटीमीटर है। ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्या है? a स्क्वायर या a सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बाकी बच्चों हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। l सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, L जो है ये सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। बच्चों इलेक्ट्रोड का क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बच्चों मान लिया कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन भरा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R2। तो कैपिटल R2 हमने कंसीडर कर लिया, और R2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, और R2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर। तो ये बात भी हम लोग बच्चों नोट कर लेंगे। लेट resistance of ionic solution or conductivity cell be R2। क्या मान लिया मैंने? R2 बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें R2 की हमें वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। R2 की वैल्यू बच्चों फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिजिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R2 को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। R2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, which is given below। R2 की वैल्यू कैसे बच्चों फाइंड करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो आप सब लोग सामने देखो। एक बच्चों यहाँ हम छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये बच्चों एक हमने छोटा सा डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसके हैं? रेजिस्टेंस के। ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है, डीसी सेल, जो कि क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। करंट मेरा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगी, ठीक है। करंट यहाँ पे फ्लो हुई, यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको दो ब्रांचें मिल गई, इधर और इधर। तो मान लीजिए I1 करंट इधर फ्लो हो गई, I2 करंट इधर फ्लो हो गई, लेकिन I1 प्लस I2 किसके इक्वल है? I के, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इन पॉइंटों के नाम दे देंगे A,
बी, सी और डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बीडी ब्रांच है, बीडी ब्रांच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, कहीं पे करंट फ्लो होती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन दैट ब्रांच। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इट मींस करंट वहां पे नहीं है। यहाँ पे बच्चों 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं, 1 2 3 4। इनके हमने नाम भी दे दिए, R1, R2, R3 और R4। ये बच्चों जो R2 है वही जो सेल के हमारे पास 2 टर्मिनल थे, तो आप चाहें तो आप इनको ऐसे सेल से कनेक्ट कर दो, ऐसे आप इसको जो है उस कंडक्टिविटी सेल से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पे R2 मान लो, इन दोनों पॉइंटों को हमें दोनों जो सेल था सेल के दोनों टर्मिनल से हमें कनेक्ट कर देना है, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, R2 की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे R2 यहाँ पे ब्रांच में लिख देते हैं, और ये बच्चों वही R2 है, R2 आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन जिसके हमें रेजिस्टेंस में क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से शो करते हैं। R3 और R4 ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल के इसमें यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। मतलब R3 R4 नोन होते हैं, R1 भी नोन कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 नोन हो जाते हैं, R1 R3 R4। और R2 जो अननोन होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एक टेक्निक से फाइंड करते हैं। अब देखो बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कब होती है, ऐसे सभी डायग्राम को हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलते हैं। इस तरह का वही डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाता है जब इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है, तो 2 × 4 कितना होता है बच्चों, 8 ओम होता है। कितना होता है, 8 ओम। तो वैसे इधर और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट भी 8 ओम होना चाहिए, तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, अदरवाइज व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं है। ठीक है, या दूसरी बात, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, या इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, उस केस में बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ना करंट इधर से इधर आती है, ना करंट इधर से इधर जाती है। दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? तो इस बात को बच्चों हमें लिखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की जब कंडीशन होती है जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे, व्हेन null point is obtained, when null point is obtained उसका मतलब क्या हुआ, that is no current in BD branch, that is no current in BD branch। और इस सिचुएशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इन ब्रैकेट वी कैन राइट व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। When null point is obtained, that is no current in BD branch, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इस कंडीशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में क्या होता है, ये बच्चों एक बार डायग्राम फिर से देख लो, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और मिटाने के बाद ये R1 R2 R3 R4 की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो R3 और R4 ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे निकाल के लगा देते हैं, हमको पता होता है। R2 आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग बार बार यहाँ पे यूज करते रहते हैं, बार बार यूज करते रहते हैं। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कोई नहीं आता है, हम समझ जाते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुई है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई है। और यहाँ पे लगाया हुआ रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं कि हमने कौन सा यूज किया हुआ है। तो अब हमारे पास ये पहले से पता था, ये भी पता हो गया, 3 पता हो गए, और चौथा हम बाई कैलकुलेशन हम लोग बच्चों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे।
बच्चों यहाँ पे एट नल पॉइंट R1 by R2 is equals to R3 by R4 और R1 into R4 is equals to R2 into R3। ठीक है बच्चों, R1 R2 R3 R4, ठीक है। R1 into R4 is equals to R2 into R3, दोनों में से कोई एक आप यूज कर लोगे, ठीक है। R1 जो यहाँ पे है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। R3 R4 R4 नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 R4 R3 R1 R3 R4, the value of R2 can be calculated, ठीक है स्टूडेंट्स। R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि लास्ट में हमें नल पॉइंट पे पता लग जाता है कि हमने क्या यूज कर रखा है। R3 R4 पहले से हमने यूज कर रखे हैं। R2 आयन का सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है। तो तीन वैल्यू हम लोग पुट करके R2 हम लोग बच्चों फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? R2। अब इसके बाद बच्चों हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट now specific resistance of ionic solution, हमें रो फाइंड करना है बच्चों। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? R is equals to रो into L upon A, then रो is equals to R into A by L। रो इज इक्वल टू R की प्लेस पे बच्चों क्या लिखो? R2 A by L। R2 वैल्यू हमें पता लग गई, ठीक। R2 रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, तो ये हमें रो फाइंड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस that is kappa of ionic solution is equals to 1 upon, जो इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे रो। तो इस तरह हम लोग किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करते हैं। कैसे? फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट R, देन रो, देन कप्पा, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसके बाद बच्चों अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो कल हम लोगों ने कल से आज तक जो भी फार्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग बच्चों कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है बच्चों। पहली प्रॉब्लम है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with the resistance of conductivity cell filled with 0.1 KCl solution, 0.1 molar KCl solution is 100 ohm। एक हमारा कंडक्टिविटी सेल है, 0.1 KCl सॉल्यूशन फिल हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम।
इफ आर ऑफ द सेम सेल, इफ R of same cell, if R means resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is, if R of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, 520 ohm, full stop. Calculate the conductivity and molar conductivity of, calculate the conductivity and molar conductivity of, molar conductivity of 0.02 m KCl solution, 0.02 m KCl solution, full stop. The conductivity of 0.1 m KCl solution is, the conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 Simon meter inverse. तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। अगर उस सेल में हमने 0.1 m KCl सॉल्यूशन फिल किया तो रेजिस्टेंस 100 ओम है। अगर हमने 0.02 m KCl उसमें सॉल्यूशन फिल किया है उसका रेजिस्टेंस 520 ओम है। आपको कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसका फाइंड करना है, 0.02 m KCl सॉल्यूशन में फाइंड करना है। और आपको दिया गया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी का रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, 100 ओम है। इसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा कितना है, 1.29। तो बच्चों सेल कांस्टेंट इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे, और सेल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है चाहे सॉल्यूशन ये फिल हो चाहे सॉल्यूशन ये फिल हो, सेल कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन सेल कांस्टेंट जिसका सिंबल क्या होता है, G स्टार। इसका बच्चों कल हमने फार्मूला बताया था कप्पा इंटू आर, कप्पा इंटू आर। अब देखो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, और इसी सॉल्यूशन का बच्चों कप्पा कितना है, यहाँ पे 1.29 है, 1.29। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 हो जाएगा। कप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये साइमन मीटर इनवर्स में आई है, किसमें आई है, सॉरी मीटर इनवर्स में। सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो इसमें मीटर इनवर्स था तो इसलिए इसमें हमारी यूनिट भी क्या होगी, मीटर इनवर्स होगी। लेकिन हाँ सेंटीमीटर इनवर्स में अगर हमें फाइंड करना हो ये हमारा हो जाएगा और 1.29 पर सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू होंगी। अब आगे हमें जो वैल्यू में जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों अभी हमने जो सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ सेल का कांस्टेंट फाइंड किया। क्या फाइंड किया है, कांस्टेंट। हमें फाइंड क्या करना है, कंडक्टिविटी कप्पा फाइंड करना है और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हमें बच्चों कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, 0.02 m सॉल्यूशन की फाइंड करनी है। तो कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। कल कप्पा का मैंने एक फार्मूला और बताया था। कप्पा का फार्मूला क्या था, G स्टार अपॉन R। कप्पा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R। G स्टार बच्चों हम लोगों ने अभी भी फाइंड कर लिया। कितना फाइंड किया था, 129 मीटर इनवर्स। कितना फाइंड किया था, 129 मीटर इनवर्स। तो हम लिख देंगे 129 मीटर इनवर्स। और इस सॉल्यूशन का बच्चों रेजिस्टेंस क्या बताया था, 520 ओम बताया था, 520 ओम। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0.248
0.248 यूनिट क्या होगी? साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका कप्पा आ गया 0.02 MkCl सोल्यूशन का। अब इसी सोल्यूशन के लिए हमें क्या फाइंड करनी है? मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 MkCl solution। तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा अपॉन मोलेरिटी। बच्चों कप्पा हम किस में लिखते हैं? साइमन मीटर इनवर्स में। तो उस केस में मोलरिटी हमें बच्चों किस में लिखनी पड़ेगी? मोल पर मीटर क्यूब लिखनी पड़ेगी, मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल पर मीटर क्यूब हम लोग बनाएंगे बच्चों कैसे? कप्पा तो जो वैल्यू हमारी आई वही 0.248। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो बच्चों मोलरिटी आई है वो 0.02 इंटू 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आएगी मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब वैल्यू आएगी। तो इसको हम लोग फिर से जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स अपना आ जाएगा 124 इंटू 10⁻⁻4। कितना आ जाएगा? 124 इंटू 10⁻⁻4 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? आराम से इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कप्पा भी आ गया 0.002 मोलर KCl का और मोलर कंडक्टिविटी भी आ गई, यूनिट आ गई साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, I repeat, the electrical resistance of a column of 0.05 M NaOH, 0.05 M NaOH, NaOH एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ डायमीटर डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 1 से एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10 to the power 3 ओम। ये बच्चों उसका रेजिस्टेंस है। क्या चीज है? रेजिस्टेंस है। अब हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मींस रो, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब रो फाइंड करना है, कंडक्टिविटी मींस कप्पा फाइंड करना, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो हम लोग जो भी चीजें दी गई हैं, रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 5.55, तो रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं 5.55 into 10 to the power 3 ओम। ठीक है बच्चों, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 का भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2,
1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाए। ठीक है, एल लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी दी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऊपर बच्चों मिटा रहे हैं। बच्चों सॉरी, रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू क्या होता है? R इंटू A बाई L। R गिवन 5.55 10 टू पावर 3। एरिया आपने फाइंड कर लिया है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। L कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसको बच्चों जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 87.135 यूनिट क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। एक पार्ट तो बच्चों ये हो गया, इसकी यूनिट तो ओम है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हमें बच्चों क्या फाइंड करना है? कंडक्टिविटी फाइंड करनी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा 1 अपॉन रो 1 अपॉन 87.135। इसको बच्चों सॉल्व आपको करना है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 0.0148 और इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक पार्ट जो आपका ये आ गया। ठीक है, 0.01148। अगली मोलर कंडक्टिविटी जो हम लोग फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलर टी। कप्पा जो आप लोगों ने फाइंड कर लिया है कितना? 0.01148 इनटू 1000। मोलर टी जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी गिवन है? 0.05 m। 0.05 दी है। तो इसको बच्चों हमें सॉल्व करना है और इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 229.6। यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये बच्चों न्यूमेरिकल हो गया। एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करते हैं इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 सॉल्यूशन। The resistance of 0.01 normal solution। 0.01 means 0.01 इसकी क्या है? नॉर्मलिटी है। Solution of an electrolyte is is 210 ohm at 298 Kelvin। 298 Kelvin। ठीक है, with cell constant of और इसका सेल कांस्टेंट भी बच्चों दिया गया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल कांस्टेंट दिया है। फाइंड कंडक्टिविटी एंड फाइंड
conductivity and equivalent conductivity of solution। ठीक है, कप्पा फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है। जो नॉर्मलिटी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है, सेल कांस्टेंट दिया गया है। इन दोनों चीजों से कप्पा आप कैसे फाइंड करोगे? तो कल मैंने आपको कप्पा का रिलेशन बताया था, वो आपको रिलेशन फिर से याद करना पड़ेगा बच्चों। कप्पा का रिलेशन क्या था? कंडक्टिविटी कप्पा, ये बच्चों हमें फाइंड करना है। कल आपको सेल कांस्टेंट जी स्टार बताया था, वो L अपान A बताया था। L अपान A क्या था? R अपान रो था, ठीक है। L अपान A के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? R अपान रो लिख सकते हैं, ठीक है, R अपान रो। या फिर इसके प्लेस में बच्चों क्या लिख सकते हैं? R इंटू कप्पा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कप्पा फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस भी दिया है और सेल कांस्टेंट भी दिया है। रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी स्टार अपान आर। क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपान आर। सेल कांस्टेंट कितना है? 0.88। आर कितना है? 210 ओम। इसको बच्चों में सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेने से हमारा आंसर आ जाएगा 4.19 इंटू 10⁻³ और कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा आ गया 4.19 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें सेकंड पार्ट इसका फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होता है एंड फार्मूला इज कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मल डी। कप्पा आपने फाइंड कर लिया 4.19 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। बच्चों नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दी गई थी 0.01, तो 0.01 पुट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.19 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻³ इंटू ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, तो 325, तो ये हो जाएगा बच्चों 419 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद बच्चों अपना अगला जो टॉपिक है वो है आयनिक कंडक्टेंस। क्या चीज है? आयनिक कंडक्टेंस। तो हम लोग आयनिक कंडक्टेंस भी थोड़ा देख लेते हैं आज। आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों किसी भी सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं, आयंस मूव करते हैं इधर उधर। जब सॉल्यूशन में जब आयन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। अब आयन का जो साइज होता है, हर आयन का साइज क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। जो आयन बड़ा होता है उसकी मोबाइलिटी कम होती है तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। जो आयन छोटा होता है उसकी मोबाइलिटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आयनिक जो कंडक्टेंस है वो आयन के साइज पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? आयन के साइज पे। छोटा आयन है फास्ट मूव करेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बड़ा आयन है स्लो मूव करेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ आयन in the solution, the conductance of ion in the solution is inversely proportional. Solution is inversely proportional to the
साइज ऑफ आयन इन सोल्यूशन, साइज ऑफ आयन इन सोल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस 1/, साइज ऑफ आयन इन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में बच्चों जो छोटा साइज होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, साइज ऑफ आयन इन बेटर ये रहेगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आयन इन एक्वस सोल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं आयन इन, क्योंकि जनरली हम जो सोल्यूशन बनाते हैं किसमें बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, तो इसलिए एक्वस सोल्यूशन की बात हो गई। या कोई भी सोल्यूशन होगा वहां पे उस सोल्यूशन में हम लोग आयन के साइज की बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो, लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो बच्चों लिथियम गैसियस स्टेट में हो, सोडियम गैसियस स्टेट में हो और पोटेशियम गैसियस स्टेट में हो, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा पोटेशियम का होता है और उससे बड़ा सोडियम का, फिर पोटेशियम का। ठीक है, इसी तरह उनके आयन भी होते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इन गैसियस स्टेट, रेडियस ऑफ सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट, रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन गैसियस स्टेट। बट गैसियस स्टेट में लिथियम आयन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा सोडियम आयन होता है, उससे बड़ा पोटेशियम आयन होता है। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में ये बताया गया था जो आयन छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जब हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? कि उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आ जाएंगे और उसका साइज क्या बना देंगे, बड़ा बना देंगे। तो अगर एक्वस स्टेट में देखा जाए, बट इन एक्वस स्टेट रेडियस ऑफ K प्लस इन एक्वस, रेडियस ऑफ Na प्लस इन एक्वस एंड रेडियस ऑफ लिथियम प्लस इन एक्वस। एक्वस स्टेट में इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, साइज इसका सबसे बड़ा हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। और अभी बच्चों मैंने कंडक्टिविटी के बारे में क्या बताया था, एक्वस सॉल्यूशन में जिसका साइज बड़ा होगा कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, K प्लस की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, K प्लस की। तो इट मींस ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी बच्चों वो K प्लस एक्वस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एक्वस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिथियम प्लस एक्वस। सबसे ज्यादा किसकी होगी, K प्लस। क्यों? क्योंकि K प्लस का साइज सबसे छोटा है और लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको नोट याद रखना H प्लस के केस में, H प्लस गैसियस भी सबसे छोटा होता है, लेकिन H प्लस में जो एक्वस स्टेट की कंडक्टिविटी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, वो आपको नोट करना है। नोट साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन गैसियस स्टेट सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन एंड OH माइनस आयन एंड OH माइनस आयन इन गैसियस स्टेट की बात करें स्टूडेंट्स, इन गैसियस स्टेट आर एक्सट्रीमली स्मॉल, आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बच्चों ये बहुत छोटे होते हैं, तो आपके रूल के हिसाब से क्या है, इनका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाना चाहिए और हाइड्रेशन ज्यादा होने से इनका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और इनकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये एक्वस स्टेट में भी इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। नंबर 1 पे यही होते हैं। तो अगर ये सब कहीं पे हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है, H प्लस आयन को ही लिखना है। ठीक है, तो आपने लिखा आर एक्सट्रीमली स्मॉल येट दे हैव फिर भी उनके पास दे हैव वेरी हाई कंडक्टेंस
very high conductance value in the solution, value in the solution में बच्चों की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो आपको आंख बंद करके इनका सबसे ज्यादा लिख देना है। और एक हम इसी समय क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सही से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ, arrange the following compounds in the, or arrange the following compounds in the order of increasing conductivity, मतलब कंडक्टिविटी का आपको एक ऑर्डर मान लेना है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, HCl, LiCl, HCl, LiCl, NaCl और KCl। ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी आपको कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना देना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें सोल्यूशन, तो सोल्यूशन बच्चों यहाँ पे क्लोराइड है, एनायन तो सब में क्या है, कॉमन है, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होगी, कैटायन पे डिपेंड होगी। सिंस एनायन that is Cl minus anion is common in all compounds, therefore conductivity depends upon कैटायन, किस पे डिपेंड होगी, कैटायन पे डिपेंड होगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें कैटायन बच्चों कौन कौन से हैं, ठीक है। सिंस मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो H+ की सबसे ज्यादा होती है, किसकी सबसे ज्यादा होती है, H+ की, उसके बाद किसकी हो जाती है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, फिर इसको जो आप ऐसे लिख लो, क्लियर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, एक्वस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K+, एक्वस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, एक्वस, और उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Li+ एक्वस। सबसे ज्यादा किसकी होती है, H+ की, फिर K+ की, फिर Na+ की, और फिर सबसे कम किसकी होती है, Li+ की होती है। तो वही ऑर्डर HCl, KCl, NaCl और LiCl आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेंस मोलर कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आप ऐसे लिख लोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ LiCl, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। सबसे ज्यादा HCl, फिर KCl, फिर NaCl, सबसे कम क्या होगी, LiCl होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद बच्चों आगे का अपना जो टॉपिक है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जो डायल्यूशन थे उनका क्या असर होता है, डायल्यूशन करने से कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।